गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिटर्जेंट के बारे में स्टडी करेंगे। सोप के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सोप भी एक क्लीनिंग यानी साफ सफाई के अंतर्गत यूज में लिया जाता है। डिटर्जेंट भी उसी तरह का प्रोडक्ट है जो क्लीनिंग के लिए यूज में लिया जाता है। सोप जो है और डिटर्जेंट जो है, इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, फिर वापस रिपीट करती हूँ कि सोप सिर्फ सॉफ्ट वाटर के अंदर ही काम में आता है, जबकि डिटर्जेंट जो है सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर दोनों में यूज में लिया जाता है। यह है इसका मेन डिफरेंस है। जो अंतर है या मेन डिफरेंस हम देखते हैं, उसमें उसका मुख्य कारण क्या बनता है? उसका मुख्य कारण यह बनता है कि इसमें जो सोडियम आयन है, उस सोडियम आयन की जगह क्या हो जाते हैं? मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये दोनों आयन सोडियम की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। और सोडियम की जगह अगर यह सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं तो डिटर्जेंट में तो ये सल्फोनेट बनाते हैं, परंतु सॉफ्ट वाटर यानी सोप के अंदर जो ये है, ये फैटी एसिड के साथ में वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि सोप जो है वो हार्ड वाटर के अंदर प्रेसिपिटेट होने लगता है और डिटर्जेंट के अंदर वो डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होने का कारण यह है, डिटर्जेंट जो डिसॉल्व होता है उसका मुख्य कारण यह है कि वह सल्फोनेट बनाता है। उसमें सोडियम के साथ मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो आयन लगते हैं वो क्या करते हैं? सोडियम की जगह सब्स्टिट्यूट होकर सल्फोनेट बनाते हैं, जबकि सोप में ये फैटी एसिड के साथ सब्स्टिट्यूट तो होते हैं, लेकिन फैटी एसिड में जो सोडियम है उसके साथ सब्स्टिट्यूट तो हो जाएंगे, लेकिन वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं यानी प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। इस कारण से सोप सिर्फ सॉफ्ट वाटर में, जबकि डिटर्जेंट हार्ड और सॉफ्ट वाटर दोनों के अंदर कार्य करता है। ये तो हो गई इसके डिटर्जेंट की मुख्य आइडेंटिफिकेशन या पहचान। और सोप और डिटर्जेंट दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया और मेन डिफरेंस जो था वो भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा, डिटर्जेंट जो है उसके कुछ एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि सल्फोनेट बनाते हैं, तो उसका पहला एग्जाम्पल हमारा है सोडियम एल्किल सल्फोनेट। दूसरा है सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। यह जो डिटर्जेंट है यह है वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद का मतलब यह इसकी जो एक हैबिट और बैड है कि यह मतलब पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको बैक्टीरिया इसको आसानी से डिकम्पोज नहीं कर पाते, नॉट कैन बी डिकम्पोज इन बैक्टीरिया। डिटर्जेंट को बैक्टीरिया आसानी से डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं और यह पॉल्यूशन का कारण बनता है। तो इसकी जो एक बैड हैबिट कह दीजिए, यह हम लोग कह सकते हैं कि इसका बैड यूज हो गया कि ये पॉल्यूशन फैलाते हैं, और पॉल्यूशन फैलाने के कारण डिटर्जेंट का उपयोग हम करते तो हैं, लेकिन कुछ जो बैक्टीरिया है वो उसको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। दूसरा, इसमें जो आर है वो आर क्या है? एक हाइड्रोकार्बन चेन है जो लेस ब्रांचेज वाली है। लेस ब्रांचेज होने के कारण इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है कंपोज्ड बाय बैक्टीरिया इजीली। ठीक है। तीसरा कारण इसका यह बनता है कि इसके अंदर जैसे सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट जो है वो लेस देन ब्रांचेज वाला डिटर्जेंट है। कार्बन की ब्रांचेज जैसे हमने उसमें पढ़ा था, कार्बन 12 से लेकर कार्बन 18 तक की ब्रांचेज होती है, और इसमें यहाँ लेस देन ब्रांचेज होती है, जिसके कारण इसमें बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज कर लेते हैं। लेकिन डिटर्जेंट का पॉल्यूशन युक्त भी इसे माना गया है। दूसरा कारण मैं आपको जो बताने जा रही हूँ कि सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट जो है लेस देन ब्रांचेज वाला है,
और इसके कारण से क्या होता है कि इसका यूज़ जो है एट प्रेजेंट डिटर्जेंट, अच्छा डिटर्जेंट बनाने के लिए भी किया जा रहा है। इसके अंदर क्या क्या किया जाता है कि इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फरिक और सोडियम परऑक्सीबोरेट और सब कुछ फ्लोरेसेंस कंपाउंड इसमें मिला दिए जाते हैं। फ्लोरेसेंस कंपाउंड मतलब प्रतिदीप्त वाले, जिसमें थोड़ी सी शाइन होती है। तो फ्लोरेसेंस कंपाउंड मिला देने से ये क्या हो जाता है, एक अच्छा डिटर्जेंट माना जाता है। और अच्छा डिटर्जेंट वही होता है जो पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। मैंने अभी आपको बताया था नॉट कैन डिकम्पोज, बट कुछ पदार्थ, कुछ सब्सटेंस इसमें मिक्स कर दिए जाते हैं, जिसके कारण से इसको एक अच्छा क्लीनिंग डिटर्जेंट भी माना गया है, क्लीनिंग सब्सटेंस भी माना गया है। अब अच्छे पदार्थ मिलाने के लिए इसमें, जैसे मैंने बताया था आपको, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दूसरा है फ्लोरोसेंस सब्सटेंस, फ्लोरोसेंस सब्सटेंस, और तीसरा जो पदार्थ है सोडियम परऑक्सीबोरेट। ये इसमें मिला दिए जाते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, फ्लोरोसेंस सब्सटेंस और सोडियम परऑक्सीबोरेट मिलाने से डिटर्जेंट जो होता है वो गुड हो जाता है, अच्छा हो जाता है। इसी तरह से सॉप में भी मैंने आपको बताया था, इसमें अगर पोटेशियम प्रोडक्ट अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो वह सोप एक गुड क्वालिटी का होता है। तो सॉप और डिटर्जेंट दोनों का वर्क एक है, क्या है, साफ सफाई करना, क्लीनिंग, टू वाइप क्लीन। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके कारण इन दोनों में एक मुख्य अंतर है, एक डिफरेंट है। वो ये है कि जो सॉफ्ट वाटर के अंदर सोप आसानी से डिजोल्व हो जाता है, प्रेसिपिटेट नहीं होता है, बट डिटर्जेंट जो है सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों के अंदर वर्क कर लेता है। क्यों कर लेता है? इसका कारण यह है कि सॉफ्ट वाटर के अंदर सोडियम की जगह जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के मिनरल लगते हैं वह हार्ड वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि वो फैटी एसिड के साथ लगते हैं। और इसमें क्या होता है, डिटर्जेंट में सल्फोनेट बनाते हैं और यह सल्फोनेट जो है वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, जबकि सॉफ्ट वाटर में जो फैटी एसिड के साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिनरल लगते हैं वह डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जिसके कारण वह आसानी से कार्य नहीं कर पाता, कैन नॉट बी इजीली, बट डिटर्जेंट इज इजीली वर्क। ठीक है, यह डिफरेंस है। दूसरा मैंने बताया था इसमें कि डिटर्जेंट जो है पॉल्यूशन वाला माना गया, पॉल्यूशन सब्सटेंस के रूप में इसे बताया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सल्फोनेट ग्रुप है उसको बैक्टीरिया कैन नॉट बी इजीली डिकम्पोज्ड, इसलिए इसे अच्छा डिटर्जेंट बनाने के लिए इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलाया जाता है, फ्लोरोसेंस सब्सटेंस डाला जाता है और सोडियम परऑक्सीबोरेट भी मिला दिया जाता है, जिसके कारण क्या हो कि बैक्टीरिया इसे इजीली क्या कर लें, डिकम्पोज कर लें। तीसरा कारण मैंने आपको बताया आर क्या है, एक हाइड्रोकार्बन चेन है जो कि सॉप के अंदर C12 तक मैंने आपको बताया था, C12 से लेकर C18 यानी कार्बन की जो ब्रांचेज इतनी बड़ी फैटी एसिड के अंदर मैंने आपको ये चीज बताई थी। इसमें क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन इज लेस ब्रांचेज, so they can be composed by bacteria easily। तीसरा कारण मैंने आपको बताया था कि सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट जो है वो एक अच्छा डिटर्जेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें इसकी जो चेन है वो लेस देन तो है ही, साथ में इसको
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, फ्लोरेसेंस सब्सटेंस और सोडियम पेरोक्सीबोरेट भी इसमें मिला दिया जाता है, जिसके कारण से डिटर्जेंट का जो पॉल्यूशन वाला इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाए। अब हम आज सोप और डिटर्जेंट के बाद में मिसेल पढ़ेंगे। मिसेल क्या होता है? मिसेल का मतलब होता है पानी और साबुन की क्रिया। सोप, डिटर्जेंट एंड वाटर ये तीनों मिलके किस तरह से गंदी चीजों को, इम्प्यूरिटीज को निकालते हैं, डर्टी को क्लीन कैसे करते हैं। डर्टी को क्लीन करने के लिए एक मिसेल फॉर्मेशन बनता है। मिसेल फॉर्मेशन बनने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि यह जो सोप है वो वाटर के अंदर आयोनाइज्ड हो जाता है, और आयोनाइज्ड हो जाने के कारण से क्या होता है कि इसका पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, आयोनाइज्ड का मतलब ही यही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, मिसेल ये भी बेटा बोर्ड में प्रश्न आता है, मिसेल फॉर्मेशन क्या है। मिसेल फॉर्मेशन का मतलब यही है जनरली कि सोप और डिटर्जेंट जो है वाटर के साथ किस तरह से कार्य करते हैं। वाटर के साथ में सोप और डिटर्जेंट का क्या हो जाता है? आयोनाइज्ड हो जाता है, आयोनाइजेशन। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं कोई सोप का। ये सोडियम स्टीरेट का हमने एग्जांपल लिया था, इसका आयोनाइजेशन कर रहे हैं हम, और आयोनाइजेशन करने पर क्या होता है? एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन बनेगा। प्लस सोडियम। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो चीज है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इट कैन बी इजीली देयर, या इट कैन बी रिटन एज कि RCOONA। ये क्या है? अभी मैंने बताया था डिटर्जेंट में R हाइड्रोकार्बन है, RCOO प्लस Na। ये आयोनाइज्ड हो गया, आयोनाइज्ड फॉर्म में। इट कैन बी रिटन, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, R जो है, R किस फॉर्म में हो सकता है? R को इस तरह से भी लिख सकते हैं, चूंकि क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसे टेल माना गया है, पूंछ मानी गई है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसके दो पार्ट बना दिए हैं, ये जो है पोलर पार्ट, और दूसरा जो है हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है और ये पोलर पार्ट है। अब हाइड्रोकार्बन पार्ट और पोलर पार्ट का एक दूसरा नाम और भी है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। इसको हम हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं। ये हो गया हाइड्रोफिलिक, ये हो गया हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है वाटर के अंदर जो डिसोल्व होगा वो किस तरह से होगा? इसका कौन सा वाला पार्ट जो है वो वाटर में अंदर की ओर रहेगा और दूसरा बाहर की ओर रहेगा। देखिए, एक मिसेल फॉर्मेशन के रूप में आपको मैं इस तरह से बता देती हूँ कि हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट कहाँ व्यवस्थित रहेगा।
हाइड्रोकार्बन पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या बताया मैंने, पोलर पार्ट बताया। पोलर पार्ट को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट, और इसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोकार्बन को मैंने आपको टेल भी बताया था, इसको हम टेल भी कह सकते हैं, पूंछ, ठीक है, पूंछ, जैसे गाय की पूंछ होती है ना, टेल, उस तरह से हमने इसको आर को एक पूंछ माना है। अब पूंछ माना तो इसकी व्यवस्था किस तरह से होगी, ये जो है ये क्या बन गया हमारा, ये आर वाला हिस्सा बन गया है, ठीक है। अब हमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों में का जो मैंने बताया था, हाइड्रोफिलिक कौन सा है और हाइड्रोफोबिक कौन सा है, पोलर पार्ट कौन सा है, जो बाहर वाला है वो पोलर पार्ट है, ठीक है, ये हमारा पोलर पार्ट, या इसको पोलर एंड भी कह सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक, और ये वाला हिस्सा जो हो जाएगा हाइड्रोपोलिक। ये हाइड्रोफिलिक हो गया, ये हाइड्रोफोबिक। या हम इसको क्या कहा था हमने, हाइड्रोकार्बन टेल या हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक, या ये पोलर पार्ट है, या इसको हम पोलर एंड भी कह सकते हैं, और ये है हाइड्रोफिलिक। ये जो स्थिति बन रही है वो मिसेल वाली है। इसमें क्या होता है कि जो पोलर पार्ट एंड है ये आउटर साइड में है, और हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो इंटर यानी अंदर की साइड में है। अब अगर यह जो साबुन की प्रोसेस है, अगर हम किसी इम्प्योरिटीज वाले, जैसे कोई एक हमने क्लॉथ ले लिया है जिसके ऊपर तेल के धब्बे लगे, चिकनाई युक्त जो है वो डर्टी, बहुत ही डर्टी है, और वो जो हमने क्लॉथ लिया है अगर हम उस पर साबुन लगाते हैं तो वह साफ कैसे होगा, उसकी स्थिति कैसे बनेगी, किस तरह से वो साबुन के और वाटर के साथ में उसकी प्रोसेस होगी। जब हम उस पर साबुन लगाएंगे तो चिकनाई युक्त वाला जो पार्ट है, गंदगी युक्त वाला जो पानी के अंदर डिसोल्व नहीं होता है, वह गंदगी या चिकनाई जो है, स्मूथनेस जो है उसकी, वो सब यहाँ पर डर्टी पार्टिकल्स जो है, ये लिख लेती हूँ मैं आपको समझाने के लिए। डर्टी पार्टिकल्स जो है वो सब यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ कलेक्ट क्यों होंगे,
क्योंकि वो वाटर के साथ डिजोल्व ही नहीं होंगे, और वाटर के साथ डिजोल्व नहीं होंगे तो ये हाइड्रोकार्बन टेल जो है वो सब पार्टिकल्स को अपने अंदर खींच लेगी, और जो वाटर के अंदर डिजोल्व वाला हिस्सा है वो हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, यानी पोलर पार्ट हो जाएगा, और पोलर पार्ट के चारों ओर जम जाएगा। अब जैसे ही हम उस डर्टी क्लॉथ को जिस पर चिकनाई लगी हुई है उसको पानी के अंदर डालेंगे साबुन लगाने के पश्चात, तो क्या होगा, जो डर्टी पार्टिकल्स हैं वो पानी में नीचे की तरफ रह जाएंगे, और जो साफ पार्टिकल्स है वो ऊपर, यानी क्लॉथ जो हमारा गंदगी को छोड़कर, डर्टी पार्टिकल्स को छोड़कर पानी के ऊपर आ जाएगा, और यही मिसेल फॉर्मेशन होता है। वापस से बता रही हूँ, जो हमने सॉप लिया था उसका क्या किया था, आयोनाइजेशन किया था ना हमने, RCOO इसका आयोनाइजेशन हमने किया था, RCOO नेगेटिव आयन और सोडियम पॉजिटिव आयन। फिर R को हमने हाइड्रोकार्बन टेल बनाई थी, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन टेल है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, हाइड्रोफोबिक नाम दिया था, और ये है पोलर पार्ट, ये है हाइड्रोकार्बन पार्ट और ये पोलर पार्ट। तो पोलर पार्ट जो है ये बाहर की तरफ है, और जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो थोड़ा अंदर की तरफ होगा। हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो है वो क्या होता है कि वाटर में डिजोल्व कम होता है, यानी वाटर के साथ क्रिया नहीं करना चाहता है, इसलिए वो नीचे की तरफ होता है। जो वाटर के साथ डिजोल्व है वो ये पार्ट, पोलर पार्ट ऊपर की तरफ है, या पोलर एंड ऊपर, या हाइड्रोफिलिक पार्ट जो वाटर में डिजोल्व है वो ऊपर की तरफ है। तो जैसे हमने एक वेस्ट या बहुत ही डर्टी, जिसके ऊपर बहुत ही ऑयल के धब्बे बने हुए, ऑयल स्पॉट्स लगे हुए हैं, और वो बहुत ही डर्टी क्लॉथ है, उस पर हमने सॉप को रगड़ा। वो कैसे कार्य करेगा, वाटर के साथ में सॉप रगड़ने के बाद हमने उसको सॉप पे सॉप रगड़ा या डिटर्जेंट का यूज किया, तो वो क्या होगा, जब हम उसको पानी में डिजोल्व करेंगे, यानी पानी के अंदर उसको डालेंगे, खंगालेंगे, यानी धोएंगे, उसको वॉश करेंगे। किससे वॉश करेंगे, वाटर से, वाटर के साथ। तो सॉप और वाटर की जो फॉर्मेशन होगी वो क्या कहलाएगी, मिसेल कहलाएगी। तो सॉप और वाटर की फॉर्मेशन के अंदर जो प्रोसेस होगी वो इस तरह की प्रोसेस होगी कि उस डर्टी क्लॉथ पर जो ऑयल या फैट के स्पॉट बने हुए हैं, या गंदगी, डर्टी पार्टिकल्स जो हैं वो सारे हाइड्रोकार्बन टेल की तरफ चले जाएंगे, या हाइड्रोकार्बन टेल उन्हें अपनी ओर खींच लेगा, आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और वह कपड़ा जो है या वो क्लॉथ जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। तो क्या होगा, जो डर्टी पार्टिकल्स हैं वो नीचे की ओर रह जाएंगे वाटर में, और हमारे जो क्लॉथ है वो क्लीन होकर ऊपर की ओर आ जाएगा। यानी जब कपड़े को, हम गंदे कपड़े को पानी में खंगालेंगे तो गंदगी नीचे की ओर रह जाएगी, और बाकी क्या हो जाएगा, साफ कपड़ा ऊपर की ओर आ जाएगा, साफ पार्टिकल्स ऊपर की हो जाएंगे। तो यह एक मिसेल फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझा दी। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। सॉप, डिटर्जेंट और मिसेल फॉर्मेशन, ये तीनों चारों चीजें मैंने आपको अच्छे ढंग से बता दी हैं। फिर भी अगर आपको इसमें किसी तरह की कोई भी दिक्कत है तो थोड़ा किताब का सहारा भी लें, बुक को भी खोल के देखें कि किस तरह से उसमें सॉप, डिटर्जेंट और मिसेल की फॉर्मेशन बताई गई है, कैसे कार्य करते हैं। अभी मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। डर्टी पार्टिकल्स या इम्प्योरिटीज, आप जैसा भी बोलना चाहे, जैसा भी लिखना चाहे, वो कहाँ रह जाएगी, हाइड्रोकार्बन टेल उसको खींच लेगा, और जो पोलर पार्ट है वो क्या होगा, पानी के साथ में रिएक्शन करेगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, सुना, और अगर आपको इसमें कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, और आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।